नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मंत्रिमंडल ने सरकारी खरीद पोर्टल जैम के माध्यम से सहकारी समितियों से खरीद को अनुमति दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, क्वाड का उद्देश्य सहयोगी प्रयासों से वैश्विक हित सुनिश्चित करना है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू सेनेगल पहुंचे। राष्ट्रपति मैकी साल के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस से 75 दिन पहले विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तेलंगाना आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। विधिक कार्य विभाग ने विधि के विद्यार्थियों के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई में प्रशिक्षु कार्यक्रम शुरू किया। राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पीजी का परिणाम रिकॉर्ड 10 दिन में घोषित। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट डबल्स में रोहन बोपन्ना और माते मिलोखॉफ की जोड़ी आज सेमीफाइनल में खेलेगी। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं विमलेंदु पांडे। मंत्रिमंडल ने सरकारी खरीद पोर्टल जैम पर सहकारी संस्थाओं से खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि सरकार के इस कदम से सहकारी संस्थाओं को मुक्त और पारदर्शी प्रक्रिया से उचित कीमत हासिल करने में आसानी होगी। खरीदारी में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और कम्पिटिटिवनेस ज्यादा होगी। खरीदारी में बचत होगी। कोऑपरेटिव्स को सबसे बड़ा लाभ यह है, सिस्टम में पारदर्शिता जाएगी। जब पारदर्शिता आती है तो निश्चित तौर पे आपकी सिस्टम की कैपेसिटी भी बढ़ती है, आपके प्रॉफिट भी बढ़ते हैं। और इस प्लेटफॉर्म का उपयोग ये करें, उसके लिए प्रशिक्षण भी उनका जमीनी स्तर पर हम करेंगे, हैंड होल्डिंग करेंगे, ताकि जैम पोर्टल पर कैसे खरीदा जा सकता है और समय समय पर इनको बताएंगे कि कैसे जैम पोर्टल पर खरीदारी की जाती है। ये प्रधानमंत्री जी की सोच उस समय की थी कि छोटे से छोटे एंटरप्रेन्योर को इस पे लाना है। गरीब से गरीब अकेला होगा तब भी आ सकता है। तो इसका लाभ जैसे सरकार को मिला, अब सहकारिता में भी इसका लाभ मिल पाएगा। श्री ठाकुर ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय जैम पोर्टल पर दर्ज होने वाली सहकारी संस्थाओं की सूची तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल से संस्थाओं और लोगों को बहुत लाभ हुआ है। सहकारिता में पारदर्शिता लाने के लिए और सहकारिता क्षेत्र को भी इसका लाभ दिलाने के लिए हमारे सहकारी संस्थानों की विश्वसनीयता और बढ़े। जिस तरह से उनका देश भर में कामकाज भी है, उसको मजबूती भी मिलेगी और जैम विक्रेता जो हैं को भी एक बड़ा बायर समूह मिल पाएगा। पंजीकृत सहकारी सभाएं जो समितियां हैं, ये लगभग 8,54,000 पंजीकृत सहकारी समितियां हैं और उनके लगभग 27 करोड़ सदस्य हैं। तो इस एक निर्णय से जहां 8,54,000 कोऑपरेटिव्स को लाभ मिलेगा, वहीं पर 27 करोड़ से ज्यादा उनके सदस्यों को जैम पोर्टल से खरीद का लाभ मिल पाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ में बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के 400 उम्मीदवारों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में भर्ती के लिए अनिवार्य मानकों में छूट देने के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इन जिलों में सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता 10वीं पास के स्थान पर 8वीं पास कर दी गई है। इसके अलावा इन युवाओं को शारीरिक योग्यता में भी छूट दी जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि क्वाड का उद्देश्य संयुक्त प्रयासों से वैश्विक हित सुनिश्चित करना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि यदि 4 सदस्य देशों के समूह को आगे बढ़ाना है तो सहमति थोपने की बजाय सामंजस्य पर जोर होना चाहिए। वाइस एडमिरल के नैयर स्मृति व्याख्यान में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड सुचारू रूप से कार्य कर रहा है क्योंकि सदस्य देशों के बीच बेहतर समझ है और शीत युद्ध काल जैसी अड़चनें नहीं हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आपसी संबंधों में उल्लेखनीय सुधार से क्वाड संगठन में भारत की केंद्रीय भूमिका बनी है। विदेश मंत्री ने कहा कि क्वाड संगठन क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों से मिलकर मुकाबला करने का मंच है। उन्होंने कहा कि यह आरोप बिल्कुल निराधार है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र शीत युद्ध की मानसिकता से प्रभावित है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज स्लोवाकिया और चेक गणराज्य की 5 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे।
स्लोवाकिया के ब्रेतिस्लावा में श्री जयशंकर स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री एडवर्ड हेगर से मुलाकात करेंगे और विदेश मंत्री इवान कोरकॉक के साथ वार्ता करेंगे। श्री जयशंकर ग्लोबसेक फोरम में भाग लेंगे और मैत्री अगले चरण तक हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग विषय पर अपने विचार रखेंगे। चेक गणराज्य की यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर वहां के विदेश मंत्री यान लिप्स्की के साथ मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में सेनेगल पहुंच गए हैं। वे राष्ट्रपति मैकी साल के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष मुस्तफा नियासी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी मिलेंगे। श्री नायडू के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि उपराष्ट्रपति की ये यात्रा भारत सेनेगल राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही है। ये यात्रा अफ्रीका के साथ निकटता से जुड़ने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज मेघालय के दौरे पर रहेंगे। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वे मत्स्य बुनियादी ढांचे और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन के साथ साथ पशुपालन की योजनाओं की समीक्षा के लिए विभिन्न परियोजना स्थलों का दौरा करेंगे। श्री मुरुगन शिलांग में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पात्र आयु वर्गों में कोविड टीकाकरण की गति तेज करने के लिए कल हर घर दस्तक कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया। 2 महीने के इस अभियान का उद्देश्य घर घर जाकर पात्र लोगों को पहला, दूसरा और एहतियाती टीका लगाया जाना सुनिश्चित करना है। भारत के कोविड कार्य दल के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा ने कल हर घर दस्तक दूसरे चरण के शुरुआत विषय पर विशेष परिचर्चा कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण की गति में धीमापन चिंता का विषय है। डॉक्टर एनके अरोड़ा ने कहा कि कोविड के नए वेरिएंट मिलने के बाद भारत सरकार ने हर घर दस्तक कार्यक्रम दोबारा शुरू किया है। पिछले 2-3 हफ्ते में कोविड के नए वेरिएंट BA.4 और BA.5 भी मिले हैं देश के कुछ हिस्सों में। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने हर घर दस्तक कार्यक्रम दोबारा शुरू किया है। टीकाकरण में दोबारा तेजी लाने के लिए हमारी सब लोगों से प्रार्थना है कि वो आएं और ये सुरक्षा का जो एक आवरण है उसको और सुदृढ़ करें। इस बीच देश में अब तक 193 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 10,61,000 से अधिक टीके लगाए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कल 30 देशों में मंकी पॉक्स के 550 से अधिक मामलों की पुष्टि की है। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम गेब्रियासिस ने चेतावनी दी है कि शारीरिक संपर्क से मंकी पॉक्स का खतरा होने का अंदेशा है। उन्होंने बताया कि आमतौर पर इस रोग के लक्षण अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये बीमारी गंभीर हो सकती है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप में मौजूदा प्रकोप से कोई मौत नहीं हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। सिनेमा प्रेमी हो जाओ तैयार, आया है फिल्मों का त्योहार। 29 मई से 4 जून तक लगातार सपनों का शहर लाया आपके लिए उपहार। देखिए मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। पंजीकरण कराएं www.miff.in पर। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस से ठीक 75 दिन पहले कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के राजीव चौक के सेंट्रल पार्क में आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव भारत की हर विशिष्टता को मनाने का अवसर है। श्रीमती लेखी ने कहा कि जब भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा तो ये आजादी के लिए प्राणों का बलिदान करने वाले सेनानियों और स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने में योगदान करने वालों से प्रेरणा लेने का अवसर होगा। उन्होंने कहा कि हम सबको देश और उसके विकास के लिए समर्पित रहने का संकल्प लेना चाहिए। 15 अगस्त को देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य में सेंट्रल पार्क में कल से एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जिसमें देश के अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं दर्शाई जाएंगी।
पिछले वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में 75 सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल वर्ष 2014 से 2022 के बीच 8 वर्षों में हुए प्रशासनिक और पेंशन सुधारों के बारे में एक पुस्तक और उसके ई-संस्करण का विमोचन किया। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के 8 वर्षों में हुए प्रशासनिक और पेंशन सुधारों का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का उपयोग और समेकित दृष्टिकोण क्रांतिकारी शासन प्रणाली के 2 स्तंभ हैं, जिनके कारण पिछले 8 वर्षों में प्रशासनिक और पेंशन सुधार किए गए। श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 में श्री मोदी के सत्ता में आने के बाद से पेंशन और पेंशन धारक कल्याण विभाग ने अनेक क्रांतिकारी सुधारों की शुरुआत की। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सिविल सेवा के अधिकारियों को सरकार की प्रमुख योजनाओं को लागू करने की नई चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को तैयार करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सफलतापूर्वक 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस विशेष अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण प्रसारित कर रहा है। इसके तहत आज निर्धन और समाज के वंचित वर्गों के लिए लागू सफल योजनाओं पर कार्यक्रम प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से ये उजागर किया जाएगा कि केंद्र सरकार की योजनाएं किस तरह न केवल निर्धनों के घरों को आलोकित कर रही हैं। हमके सुख से मानी जा, सुख से खातन जा, रौरी दायास है। सब बाल बच्चा सब खुश है, जो दोनों प्राणी खुश है। मंत्री जी रौरे दायास है, हमने के एकदम बाल बच्चा ठीक है। जैसे हमके घर बढ़िया आवास मिल गई बा, हमके बिजली मिल गई बा, हमके फ्री गैस मिल गई बा, हमके बाथरूम बन गई बा। एक अन्य लाभार्थी ने बताया कि उनके जीवन में किस तरह से बदलाव आया। मेरा नाम बिमला जानी है। पहले मेरे पास घर नहीं था, बारिश में ठंड में बहुत परेशानी होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना से मुझे 2 लाख मिला, जिससे मेरे पास अब एक पक्का घर है। अब मुझे बारिश ठंड में कुछ भी परेशानी नहीं हो रही है, इसलिए मोदी जी को धन्यवाद। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:15 बजे स्पॉटलाइट कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी खरीद पोर्टल जैम के माध्यम से सहकारी समितियों से खरीद की अनुमति दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, क्वाड का उद्देश्य सहयोगी प्रयासों के वैश्विक हित सुनिश्चित करना है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू सेनेगल पहुंचे, राष्ट्रपति मैकी सॉल के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस से 75 दिन पहले विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तेलंगाना आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। विधिक कार्य विभाग ने कानून के विद्यार्थियों के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू, कोलकाता और चेन्नई में प्रशिक्षु कार्यक्रम शुरू किया। राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पीजी का परिणाम रिकॉर्ड 10 दिन में घोषित। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के डबल्स में रोहन बोपन्ना और माते मिलिकॉप की जोड़ी आज सेमीफाइनल में खेलेगी। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पीजी के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस बार राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने रिकॉर्ड 10 दिन में रिजल्ट जारी किए। netboard.edu.in पर परीक्षा परिणाम देखे जा सकते हैं। ये परीक्षा पिछले महीने की 21 तारीख को हुए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नीट पीजी में क्वालिफाई करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी है। ट्वीट संदेश में उन्होंने तय समय से पहले परिणाम घोषित करने के लिए बोर्ड की भी सराहना की। बोर्ड के अनुसार नीट पीजी में सामान्य श्रेणी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों का कट ऑफ स्कोर 800 में से 275 अंक है।
दिव्यांगजनों के लिए ये 260 तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 245 है। विधिक कार्य विभाग ने कानून के छात्रों के लिए प्रशिक्षु कार्यक्रम शुरू किया है। ये कार्यक्रम विभाग के दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई कार्यालयों में संचालित किया जाएगा। प्रशिक्षु कार्यक्रम का उद्देश्य कानून के युवा छात्रों को विधिक कार्य विभाग के कामकाज से परिचित कराना और अन्य संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण देना है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि चुने गए प्रशिक्षुओं को सांकेतिक पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। तेलंगाना आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पूरे राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य समारोह आज सुबह हैदराबाद के जन उद्यान में होगा। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री जन उद्यान के सामने स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन राजभवन में एक विशेष आयोजन में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। राज्य के मंत्री और जनप्रतिनिधि विभिन्न जिलों में आयोजित समारोह में शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। श्री नीतीश कुमार ने कहा कि जाति आधारित जनगणना तय समय में पूरी की जाएगी। जल्द ही इस संबंध में मंत्रिमंडल निर्णय लेगा और इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस जनगणना पर होने वाला खर्च वहन करेगी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी से हर रोज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इसी संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी डुग्गीराला गोपाल कृष्णैया का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 2 जून 1889 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। उन्हें आंध्र रत्न के नाम से जाना जाता है। गोपाल कृष्णैया कवि, गीतकार, दार्शनिक, गायक और अहिंसक विचारधारा के साथ असाधारण क्रांतिकारी भी थे। गोपाल कृष्णैया ने अपने दोस्त नादिमपल्ली नरसिम्हा राव की वित्तीय सहायता से एडिनबरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। वो 1917 में भारत लौटे और आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में नेशनल कॉलेज में पढ़ाने लगे। गोपाल कृष्णैया एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए और 1919 में वो अध्यापक की नौकरी छोड़कर पूरी तरह से राजनीति में आ गए। 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेने के बाद वे असहयोग और सत्याग्रह के सिद्धांतों के प्रति आकर्षित हुए। उन्होंने स्वराज का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। गोपाल कृष्णैया ने स्वराज के लिए कार्य करने के लिए कामगारों का काडर बनाया, जिसे रामा डांडू यानी राम की सेना कहा गया। 1921 में रामा डांडू ने विजयवाड़ा में कांग्रेस के अधिवेशन के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाई। गोपाल कृष्णैया को असहयोग आंदोलन के समय चिराला में कर विरोधी सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। जनवरी 1921 में जब चिराला के निवासियों ने कर का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया तो अंग्रेजों ने गिरफ्तारी और मुकदमे चलाकर और अनेक प्रदर्शनकारियों को जेल की सजा सुनाकर आंदोलन को कुचल दिया। महात्मा गांधी के परामर्श पर गोपाल कृष्णैया ने चिराला के निवासियों का कस्बे से बाहर जाने और कस्बे की सीमा से बाहर अस्थायी बस्तियां बनाने के अभियान का नेतृत्व किया।
कस्बे की कुल 15,000 में से 13,000 जनसंख्या ने उनका साथ दिया और कस्बे की सीमा से बाहर अस्थायी बस्तियां बसा ली। वहां सभी जातियों के सदस्यों की सभा गठित की गई और मध्यस्थता के लिए न्यायालय बनाया गया। गोपाल कृष्णैया को पकड़ लिया गया और साहसिक नेतृत्व के कारण उन्हें जेल भेज दिया गया। असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद जब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1925 में स्वराज्य पार्टी बनाई तो गोपाल कृष्णैया भी उसमें शामिल हो गए। गोपाल कृष्णैया संस्कृत, तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी में निपुण थे। वे असाधारण लेखक थे और ओजस्वी वक्ता भी थे। उन्होंने आंध्र विद्यापीठ गोष्ठी की स्थापना की। इंग्लैंड में प्रवास के समय गोपाल कृष्णैया ने नंदी केसवर के अभिनय दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो द मिरर ऑफ जेस्टर के नाम से प्रकाशित हुआ। 10 जून 1928 को 39 बरस की उम्र में गोपाल कृष्णैया का निधन हो गया। महान स्वाधीनता सेनानी गोपाल कृष्णैया को हमारा शत शत नमन। आज हम वीर बीकू को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। आरंभ में वे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सैनिक थे, लेकिन बाद में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिल गए। उन्होंने साथी सिपाहियों को ब्रिटिश अधिकारियों की अवज्ञा करने और विदेशी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। कंपनी की सेना के साथ मुठभेड़ में बीकू को पकड़ लिया गया। उन पर ब्रिटिश शासन से बगावत करने और फौज की नौकरी छोड़ने के आरोप लगाए गए। आजीवन कठोर सश्रम कारावास की सजा देकर उन्हें निर्वासित कर दिया गया। 2 जून 1858 को अंडमान द्वीप में कारावास में ही उनका निधन हो गया। महान स्वतंत्रता सेनानी बीकू को हमारा नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू को भी याद कर रहे हैं। वे हरियाणा के बलवारी के निवासी थे। आरंभ में सिद्धू ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में नौकरी करते थे, लेकिन बाद में नौकरी छोड़कर 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया और सेना की नौकरी छोड़ने और ब्रिटिश शासन से बगावत करने के आरोप लगाए। सिद्धू को मृत्यु की सजा सुनाई गई और 2 जून 1858 को उन्हें फांसी दे दी गई। वीर सिद्धू को हमारा शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। सरकार वर्ष 2025 तक तपेदिक उन्मूलन के लक्ष्य के साथ महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कार्यनीतिक योजना लागू कर रही है। इस लक्ष्य के अनुरूप तपेदिक रोगियों के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान इस महीने की 9 तारीख से शुरू किया जाएगा। 3 महीने के इस अभियान का लक्ष्य टीबी रोगियों के लिए बेहतर उपचार और निदान सुविधाएं उपलब्ध कराने में सामुदायिक सहयोग को बढ़ावा देना है। आकाशवाणी समाचार आज शाम 7:40 पर FM गोल्ड पर सुर्खियों में कार्यक्रम के अंतर्गत इस बारे में विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल महिला मुक्केबाजों निकहत जरीन, मनीषा मौन और परवीन हुडा से मुलाकात की। इन मुक्केबाजों ने हाल में विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदक जीते हैं। निकहत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि मनीषा मौन और परवीन हुडा को कांस्य पदक मिले। निकहत प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय मुक्केबाज हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके डच जोड़ीदार मात्रे मिलोकॉप आज दोपहर पुरुष डबल्स सेमीफाइनल खेलेंगे। इस जोड़ी का मुकाबला अल सल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो और नीदरलैंड्स के जूलियन रोयर की जोड़ी से होगा। बोपन्ना के लिए ये पहला डबल सेमीफाइनल है। महिला डबल्स में सानिया मिर्जा और चेक गणराज्य की लूसी हार्देस्का की जोड़ी तीसरे दौर में अमेरिका की कोको गॉफ और जेसिका पेगुला की जोड़ी से हार गई। विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थल उत्तराखंड की फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुल गई है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। घाटी के प्रवेश द्वार घांगरिया में भी गतिविधियां तेज हो गई हैं।
यूनेस्को ने इस घाटी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। इस मौसम में फूलों की घाटी में 500 से अधिक रंग बिरंगे फूलों की प्रजातियां पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में हल्की वर्षा हो सकती है। चेन्नई और कोलकाता में भी छींटे पड़ सकती हैं। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में हल्के बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में आंधी के आसार हैं। विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और हैदराबाद में भी सामान्य रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। गुवाहाटी, इम्फाल, कोहिमा, गंगटोक, शिलंग, आइजॉल, अगरतला और ईटानगर में बादल छाए रहेंगे। इस बीच तमिलनाडु के मुख्य सचिव इराई अनबू ने मानसून की समस्याओं से निपटने के लिए विभिन्न विभागों से एहतियाती उपाय करने की अपील की है। उन्होंने कल चेन्नई में अधिकारियों के साथ मानसून तैयारियों की समीक्षा के बाद सभी तूफान सहायता केंद्र और शिविर तैयार रखने के निर्देश दिए। दक्षिण पूर्व मानसून केरल के बाद अब तमिलनाडु के कुछ भागों में भी पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 पार्टी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों को राज्यसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाया है। नरेंद्र सिंह तोमर राजस्थान में, गजेंद्र सिंह शेखावत हरियाणा में, अश्विनी वैष्णव महाराष्ट्र में और जी किशन रेड्डी कर्नाटक के लिए पार्टी के चुनाव प्रभारी होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। फरहत, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, नेशनल हेराल्ड से जुड़ा धन शोधन का मामला अखबारों की बड़ी खबर है। जनसत्ता की सुर्खी है, प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भेजा समन। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह के शिलान्यास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को लोकसत्ते ने शीर्षक दिया है, 500 वर्षों की साधना हुई सिद्ध, राम मंदिर का गर्भगृह कमल की आकृति का अष्टकोण वाला होगा। कश्मीर घाटी में हिंदू कर्मियों का सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरण पंजाब केसरी की अहम खबर है। गृहमंत्री अमित शाह कल करेंगे सुरक्षा स्थिति की समीक्षा। आतंकवादियों के टारगेट किलिंग के बीच 15 दिन से भी कम समय में ये दूसरी बैठक। उधर राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, इस्लामी संगठन पीएफआई उससे संबंध आरएफआई की 68.5 लाख से अधिक की राशि कुर्क। धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 33 बैंक खातों पर की कार्रवाई। अमर उजाला का कहना है, पीएफआई ने संदिग्ध स्रोतों से जुटाए 118 करोड़ से ज्यादा। हिन्दुस्तान का शीर्षक है, जीएसटी विभाग 2018-19 के मामलों की फिर करेगा पड़ताल। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड को आमदनी और पुराने रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिली। मई महीने का माल और सेवा कर जीएसटी संग्रह 1,41 करोड़ रुपए रहा। ये पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 44% अधिक। दैनिक जागरण की खबर है, रूस से सस्ता क्रूड खरीदता रहेगा भारत। इस वर्ष फरवरी के बाद से भारत ने रूस से 8 गुना ज्यादा तेल खरीदा। यूरोपीय संघ की तरफ से दबाव बढ़ाए जाने की संभावना। उधर नवभारत टाइम्स लिखता है, महंगाई के दौर में सस्ते हुए कमर्शियल सिलेंडर और विमानों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन। नई तकनीक शीर्षक से राजस्थान पत्रिका लिखता है, अब खाद्य अपशिष्ट से बनेगा सीमेंट, होगा 4 गुना मजबूत। जापान के शोधार्थियों का कारनामा। उधर दैनिक भास्कर की खास खबर है, अब बच्चे भी वर्चुअल, मनचाही खूबी वाला बेटा या बेटी घर लाएं, खेलें, प्यार लुटाएं, मन भर जाए तो लौटाएं। ब्रिटेन की दिग्गज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट ने दिखाई राह। और अब कुछ और खबर। अमेरिका ने क्यूबा के लिए उड़ानों पर लगे अनेक प्रतिबंध हटा लिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए थे। प्रतिबंध हटने के बाद अब अमेरिकी एयरलाइन की उड़ानें क्यूबा में हवालाना के अलावा अन्य हवाई अड्डों तक जा सकेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी खरीद पोर्टल जेम के माध्यम से सहकारी समितियों से खरीद की अनुमति दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, क्वाड का उद्देश्य सहयोगी प्रयासों से वैश्विक हित सुनिश्चित करना है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू सेनेगल पहुंचे। राष्ट्रपति मैकी साल के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस से 75 दिन पहले विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तेलंगाना आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। विधिक कार्य विभाग ने विधि के विद्यार्थियों के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई में प्रशिक्षु कार्यक्रम शुरू किया।
राष्ट्रीय मेडिकल स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा नीट पीजी का परिणाम रिकॉर्ड 10 दिन में घोषित। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के डबल्स में रोहन बोपन्ना और मात्रे मिलोकॉप की जोड़ी आज सेमीफाइनल खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।